So next is very important relation. This is the Newton's formula of sound in gases. We are talking about the only gases, not for solid. ठीक है, तो ये न्यूटन एक फॉर्मूला तैयार किया था साउंड के लिए, स्पीड ऑफ साउंड के लिए। तो न्यूटन के फॉर्मूले में क्या रिजल्ट्स हैं और इसको कैसे करेक्ट किया गया, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आपने लाइटनिंग का इफेक्ट देखा होगा, ठीक है, नेचर के अंदर लाइटनिंग होती है। जब वेदर ख़राब होता है तो वहाँ पे लाइटनिंग भी होती है और साउंड भी आता है। तो हमने देखा कि जो लाइटनिंग है वो पहले दिखाई देती है और साउंड बाद में दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, जो लाइट होती है उसकी स्पीड क्या होती है, दिस इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट नियर अबाउट 30 करोड़ मीटर, ठीक है, 30 करोड़ मीटर इन 1 सेकेंड। ओके, जो वो है स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की बात करें तो साउंड की जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये होती है नियर अबाउट 332.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये देखिए बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। कहाँ ये 332 है, कहाँ ये 30 करोड़, ठीक है। तो इसी कारण जो है लाइटनिंग का इफेक्ट हमें पहले दिखाई देता है और जो साउंड का इफेक्ट है ये बाद में दिखाई देता है, ठीक है। ये भी स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब स्पीड ऑफ साउंड की बात करेंगे जो न्यूटन ने ड्राइव की थी। तो दिस इज फॉर्मूला। ओके, अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। वेलोसिटी जो है साउंड की क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी शुड बी रूट, दिस इज रूट बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय डेंसिटी, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होना चाहिए स्पीड ऑफ साउंड का। ओके, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। इस रीस्टोरिंग फोर्स की हमें कैलकुलेशन करनी है। ओके, चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दिस इज द बल्क मॉडुलस। ओके, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को और क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेस, स्ट्रेस जो होता है दिस इज चेंज इन प्रेशर। प्रेशर में कितने चेंजेस आ रहे हैं। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस को पढ़ा हुआ है, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जितनी ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स होगी उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो स्ट्रेस में मतलब दिस इज चेंज इन प्रेशर। और स्ट्रेन क्या होता है, दिस इज चेंज इन वॉल्यूम। देखिए ये वाला वी है जिसमें मैं ऐसे कर्ल नहीं करूँगा, इसमें कुंडी नहीं डालूंगा इसके अंदर, ये वॉल्यूम के लिए। दिस इज चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज change in pressure, original volume divided by change in volume. So this is the formula of bulk modulus. Let it be equation number 1. Okay. अब according to न्यूटन क्या था, न्यूटन कहते थे जो साउंड है ना, according to न्यूटन जो साउंड है, साउंड इज आइसोथर्मल इन नेचर, आइसोथर्मल इन नेचर, ये नेचर में आइसोथर्मल है, ठीक है। ओके, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, इसमें होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा, इट विल बी अ कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट, ओके, सो दिस इज टेम्परेचर कांस्टेंट। साउंड वेव क्या होती है, देखिए साउंड वेव में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होगा हमारे पास ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है। कहीं पर पार्टिकल ऐसे बना लेते हैं, ओके, इसको ऐसे बनाते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस डॉट वी कैन राइट। साउंड वेव कैसे होती है, सो कहीं पर कंप्रेशन होंगे, ठीक है, कहीं पर रेयरफेक्शन। साउंड ये देखिए ऐसे साउंड चलता है, सो दिस इज द साउंड, ओके ओके। सो कहीं पर जो वेव्स इकट्ठी हो जाएंगी इसको बोलते हैं कंप्रेशन, और कहीं पे वेव्स अलग अलग हो जाएंगी, इस गैप को बोलते हैं रेयरफेक्शन। तो साउंड वेव में क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन होते हैं, ठीक है। जब कंप्रेशन होता है तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब ये रेयरफेक्शन होता है मतलब गैप होता है तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसमें प्रेशर के वेरिएशंस आते हैं साउंड के अंदर। देखिए प्रेशर के बढ़ने से टेम्परेचर क्या होगा, ये एक साउंड का वेव है, दिस इज द पैकेट ऑफ साउंड वेव। जैसे ही इस साउंड वेव का कंप्रेशन होगा, जैसे ही वेव्स कंप्रेस होती हैं, कंप्रेस होने से क्या होगा, कंप्रेस होने से प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। पर न्यूटन का क्या मानना था, न्यूटन कहते थे कि जैसे ही वेव ऐसे कंप्रेस होती है टेम्परेचर बढ़े ही इंक्रीज हो जाए, पर ये टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो हीट है बाहर निकल जाएगी, तो वेव का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बाद में वैसे ही नॉर्मल ठंडा हो जाएगा। तो न्यूटन कहते थे कि जो साउंड की स्पीड है दिस इज आइसोथर्मल इन नेचर। फिर से
जब ये वेव ऐसे कंप्रेस होगी प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा, पर ये टेम्परेचर बाहर रिलीज हो जाएगा, ये एनर्जी हीट बाहर ट्रांसफ़र हो जाएगी, वेव अपने आप ठंडी हो जाएगी। बाद में इसका फिर रेयरफैक्शन होगा, रेयरफैक्शन से वेव खुल जाएगी। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन में प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूटन का मानना था। ओके, उसके बाद अगर वेव आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में हमने क्या पढ़ा हुआ है, आइसोथर्मल के लिए बॉयल्स लॉ को हमने स्टडी किया है। व्हाट इज बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ होता है दिस इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, जब भी मैं वॉल्यूम लिखूंगा V कर नहीं होगा। V की बात सुनिए, अगर हम ये वाला V लिखेंगे फिजिक्स में, दिस इज फॉर वॉल्यूम। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दिस V जिसमें हमने कुंडी डाल दी, दिस इज वेलोसिटी, ये क्या है? वेलोसिटी। दिस इज न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो ये अलग अलग सिंबल है, एक जैसे दिखते हैं पर तीनों का मीनिंग अलग अलग। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया। ओके, बॉयल्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये क्या होता है? कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। ओके, जब साउंड ट्रैवल करता है तो इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के वेरिएशंस आते हैं, तो उन वेरिएशंस के लिए हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। सो सी द डेरिवेटिव है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डेल्टा वी प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, v का डेरिवेटिव डेल्टा v प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। दिस इज द ओके। इसके बाद इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ओके, सी हियर। ओके, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो p इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस वी इंटू डेल्टा पी। ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? ये पूरा फैक्टर राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखिए डेल्टा पी प्लस है, अगर ये प्लस है, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब प्रेशर इंक्रीज हो गया। ये मेरे पास एक कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर। ठीक है, इस कंटेनर में कुछ गैस है, सी हियर इज द गैस। जैसे ही इस कंटेनर में मैं इसको दबाऊंगा, मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा। जैसे हम इसका प्रेशर इंक्रीज करते हैं, मान लो हमने इसको दबा के यहाँ तक कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कर दिया। पहले इसका वॉल्यूम इतना था, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा ना। तो प्रेशर के बढ़ने से, प्रेशर इंक्रीज होने से वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम कम हो जाएगी। तो वॉल्यूम कम होगी, अगर वॉल्यूम कम होगी तो यहाँ पर हमें एक निशान लगाना होगा, दिस इज माइनस, क्योंकि जब प्रेशर प्लस का होगा तो वॉल्यूम किसकी होगी? माइनस की, ये कम होगी। ओके, दिस माइनस कैंसल आउट, P। अब P की कैलकुलेशन करते हैं, V इंटू डेल्टा पी ऐसे ही है, डिवाइड बाय ये जो डेल्टा वी है ये कहाँ आ जाएगा? नीचे। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी थी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डेल्टा पी वी डेल्टा पी, डेल्टा पी वी डेल्टा वी, राइट साइड सेम है, लेफ्ट साइड प्रेशर किसके इक्वल? बल्क मॉडुलस। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 की बात करें, बल्क मॉडुलस किसके इक्वल? प्रेशर। तो बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल आ चुका है। अगर बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल है, सो इस वेलोसिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो फाइनली वी कैन राइट वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट बी अपॉन पी, रूट बी अपॉन रो, डेंसिटी है। बल्क मॉडुलस को क्या लिखेंगे? दिस इज प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? वी कैन राइट प्रेशर इज इक्वल टू हाइट डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, दिस इज रो डेंसिटी। देखिए प्रेशर, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? हाइट डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, ये हमने पढ़ा हुआ है। ओके, जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द मर्करी कॉलम, हमने मर्करी कॉलम का ये भी पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर मर्करी डालेंगे तो इसमें जब हम एक कीप को इंसर्ट करते हैं, टेस्ट ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, इसमें ये जो हाइट है मर्करी इसके अंदर चला जाता है, तो मर्करी की हाइट कितनी रहती है? दिस इज नियर अबाउट 76 सेंटीमीटर। यहाँ से प्रेशर दबाएगा, एयर का प्रेशर दबाएगा, इधर से भी एयर का प्रेशर दबाएगा, तो ये ट्यूब में मर्करी कहाँ तक चला जाता है? 76 सेंटीमीटर। तो हाइट लिखते हैं 76 सेंटीमीटर को मीटर में। मर्करी की डेंसिटी कितनी रहती है? 13.6 इंटू 10⁻⁶। तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ मर्करी। डेंसिटी मर्करी की डेंसिटी रहती है, सॉरी इट्स 10⁻³ इंस्टेड ऑफ 6, हियर इज 10⁻³ तो ये डेंसिटी रहेगी मर्करी की। ओके, देन ग्रेविटी, व्हाट इज द ग्रेविटी? दिस इज 9.8। ओके, हियर इज डेंसिटी, किस चीज़ की डेंसिटी है? साउंड कहाँ चल रहा है? एयर में चल रहा है, गैस। तो एयर की डेंसिटी कितनी होती है? व्हाट इज डेंसिटी ऑफ एयर? 1.293
3। ओके, सो हमने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, वैल्यूज़ को पुट किया। वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन आ रही है इसको कैलकुलेट करेंगे। वी गेट द वेलोसिटी हियर, वेलोसिटी इज 280 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी जो है न्यूटन ने कैलकुलेट की थी। दिस इज द डेंसिटी। डेंसिटी कैसे यूनिट क्या रहती है? डेंसिटी ऑफ एयर। अगर एयर की डेंसिटी की बात करें ये होती है 1.293, दिस इज 1.293 मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास किस में होगा? किलोग्राम में, और वॉल्यूम किस में होती है? मीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज डेंसिटी ऑफ एयर। ओके, तो ये आई वेलोसिटी की वैल्यू। तो जब मैंने आर्टिकल को स्टार्ट किया था आपको बताया था व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द लैब। प्रैक्टिकली व्हेन वी कैलकुलेट इन द लैब द वेलोसिटी इज 332, द वेलोसिटी शुड बी 332.5 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए थी साउंड की, ठीक है। ओके, पर न्यूटन ने कितनी कैलकुलेट की? 280 मीटर पर सेकंड। न्यूटन का फिजिक्स में ना हर जगह रूल है, हर जगह। न्यूटन के नियमों को लेके पूरी दुनिया न्यूटन के 3 नियमों पे चल रही है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ जो है इनर्शिया वाला, दूसरा F = ma, थर्ड एक्शन रिएक्शन वाला, सारे लॉ पढ़े हुए हैं। इवन के न्यूटन का मैकेनिक्स में वाइड रोल है, स्पीड में आ गया, थर्मोडायनेमिक्स में आ गया, हर जगह न्यूटन का रोल है, ठीक है। तो न्यूटन ने जो वेलोसिटी कैलकुलेट की थी ये वेलोसिटी में थोड़ा एरर आ रहा है, ये थोड़ी गलत है। इसको फिर रेक्टिफाई किया न्यूटन के ही दोस्त, उनका नाम था लैपलेस। इट इज़ करेक्टेड बाय लैपलेस, ठीक है, करेक्टेड बाय लैपलेस। तो लैपलेस की हमने करेक्शन को पढ़ना है कि लैपलेस ने इस फॉर्मूले को कैसे करेक्ट किया। लैपलेस का मानना था कि जो न्यूटन है, न्यूटन ने ये सारा सही किया, ये भी ठीक है जो न्यूटन कह रही हैं, ये भी ठीक है जो न्यूटन कह रही हैं, पर ये ठीक नहीं है जो हम ये कह रहे हैं ना, दिस इज आइसोथर्मल, ये ठीक नहीं है। लैपलेस को ये पसंद नहीं आया। लैपलेस का क्या कहना था? लैपलेस कहते थे कि जो साउंड है, ठीक है, उसमें कंप्रेशंस होते हैं, उसमें रेयर फ्रैक्शंस होते हैं, मानते हैं। जब कंप्रेशन होता है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट बढ़ जाएगी। तो हीट बढ़ रही है, इसको मैं दबा रहा हूँ, हीट बढ़ रही है, पर ये हीट बाहर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जैसे ही इसमें हीट बढ़ी, हीट कहाँ फ्लो करती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। इसमें हीट बढ़ गई, ये कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने से हीट बढ़ गई। जैसे ही ये हीट बढ़ी, ये हीट बाहर जाने की कोशिश करेगी। इससे पहले कि ये हीट बाहर जाए, ये अपने आप को एक्सपैंड कर लेगी, रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा, फिर ये ठंडा हो जाएगा। जैसे ही ये ठंडा होएगा, अब हीट क्या करेगी? बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगी। अगर हीट बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगी, जैसे ही हीट बाहर से अंदर आएगी, उसी वक्त, उससे पहले इसका क्या हो जाएगा? कंप्रेशन हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ गया, हीट बढ़ गई। तो क्या था? न्यूटन के अकॉर्डिंग जो साउंड की स्पीड है, इट इज़ आइसोथर्मल। लैपलेस के अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ साउंड है, इट्स अ वेरी फास्ट प्रोसेस, ये बहुत फास्ट है। इवन इतनी फास्ट है कि इसमें जो है चेंजेस हैं, ठीक है, एनर्जी के चेंजेस है, ये हो नहीं पाते। मतलब साउंड इतना तेज़ चलता है कि जैसे इसमें टेम्परेचर के चेंजेस आते हैं, प्रेशर के चेंजेस आते हैं, ये हीट एटमॉस्फेयर में शेयर नहीं कर पाता। इससे पहले कि ये हीट एक्सचेंज करे, उससे पहले ही अपने वेरिएशन उसी फॉर्म में कर लेता है। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। तो चलिए इसी को ठीक करते हैं कि करेक्शन लैपलेस ने इसको कैसे ठीक किया था। तो लैपलेस का करेक्शन देखते हैं। लैपलेस, ठीक है, ये टॉपिक इकट्ठा आता है एग्जाम में, लैपलेस की करेक्शन आपको साथ में ही करनी होगी। तो लैपलेस का क्या करेक्शन था? ओके, तो लैपलेस का क्या मानना था? साउंड जो है, साउंड क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10 से लेके 10 to 10,000, सॉरी इट्स 20 नॉट 10, इट्स 20 to 20,000 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ साउंड इज 20 to 20,000, जो हमें सुनाई देता है, जो साउंड हमारे लिए ऑडिबल होता है, दिस इज 20 to 20,000 हर्ट्ज। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी है, दिस इज फास्ट प्रोसेस। क्या है? फास्ट प्रोसेस है। अगर फास्ट प्रोसेस है तो ये कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए? इट शुड बी एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो साउंड जो है एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक में क्या होता है? जो टेम्परेचर के चेंजेस आते हैं, चेंजेस आने पर भी एनर्जी जो है पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज नहीं करते, ठीक है। इसमें हमने लिखना है पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स वाइब्रेशंस, पार्टिकल्स वाइब्रेशंस आर
very fast, so they do not share energy, they do not share energy, ये एनर्जी को शेयर नहीं करते, शेयर एनर्जी, ठीक है, विद सराउंडिंग में ये एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते, ठीक है, ओके। अब अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो एडियाबैटिक में बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ, इसको पढ़ते हैं। बॉयल्स लॉ क्या होता है, इट इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम पावर गामा, दिस इज गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। व्हाट इज गामा, गामा क्या होता है, रेशियो होता है Cp ओवर Cv का, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये अक्सर देखा गया है इट इज ग्रेटर देन 1, तो 1 से ग्रेटर रहता है, ओके। साउंड चेंज, जल रहा है, साउंड आगे जा रहा है, साउंड जा रहा है तो इसमें चेंजेस आएंगे, चेंजेस के लिए हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का डेरिवेटिव। देखिए कैसे करना है, पहले पावर आगे आएगा, पावर का डेरिवेटिव होगा, पावर आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, इसमें से एक पावर कम हो जाएगी। बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव क्या होगा, दिस इज डेल्टा v, तो ये हो गया, ओके, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन, ओके, दिस इज 0, p गामा ये ऐसे ही रहेगा, v रेस पर गामा -1 डेल्टा v, ये सारा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, ये राइट साइड में चला जाएगा, v की पावर गामा डेल्टा p, प्लस का फैक्टर राइट साइड जाके माइनस, प्रेशर प्लस है तो वॉल्यूम को क्या होना होगा, माइनस। अभी मैंने बताया था प्रेशर से के बढ़ने से वॉल्यूम को क्या करना है, माइनस करना है, ये बाद में लगाना आपने, ठीक है, डेरिवेटिव करने के बाद अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, आप ब्रैकेट में यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ साइन कन्वेंशन, ठीक है, जो साइन की कन्वेंशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ये लिखेंगे, प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज, ये लिख सकते हैं, ओके। प्रेशर की वैल्यू निकालो इसमें से, जैसे हम प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे, वी रेस पर गामा डेल्टा पी, ये नीचे आ जाएगा सारा, पी की वैल्यू निकालनी है हमने, गामा वी की पावर गामा -1 इंटू डेल्टा वी। देखिए वी की पावर गामा, वी की पावर गामा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, वी की पावर -1 बचेगा, -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, सो दिस इज वी की पावर -1 ऊपर जाके बन जाएगी +1, डेल्टा पी ऐसे ही रहेगा, ओके, वी की पावर माइनस, ठीक है, और नीचे क्या बन रहा है, दिस इज डेल्टा वी, हमें क्या चाहिए, वी शुड नीड बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू, सो यहाँ पर, ठीक है, ये गामा को भी इसके साथ पिक कर लेते हैं, ठीक है, तो गामा की वैल्यू क्या आएगी इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए दोबारा से P, ये गामा इधर ले जाएंगे, दिस इज गामा राइट साइड, V की पावर गामा, V की पावर गामा कैंसिल आउट, डेल्टा P और डेल्टा V ऐसे ही रहेंगे, V की पावर -1 ये ऊपर चले जाएगी, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, तो ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को कैलकुलेट किया, बल्क मॉडुलस डेल्टा P V डेल्टा V, तो राइट साइड सेम है, लेफ्ट साइड अब सेम आ जाएगी। तो अब क्या आ रहा है, अब जो है हमारे पास कंपेयर करने पे, अगर हम कंपेयर करेंगे 1 एंड थर्ड को कंपेयर करने पे बल्क मॉडुलस किसके इक्वल आ रहा है, तो बल्क मॉडुलस किसके इक्वल आ रहा है, गामा इंटू पी, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस, ओके। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इज रूट बल्क मॉडुलस डिवाइड बाय डेंसिटी, ओके, दिस इज रिटन एज बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या है, गामा इंटू पी डिवाइड बाय डेंसिटी, ओके। इसको फिर से ब्रेक कर लेते हैं, दिस इज रूट, गामा को अलग से लिख लेते हैं, रूट पी अपॉन रो, it's P instead of B, we need to write here P, okay, P upon rho। तो देखिए P ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, इसको फिर लिखेंगे H रो जी, P अपॉन रो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये कितना आया था, ये आया था 280, जो न्यूटन के अकॉर्डिंग न्यूटन का आंसर आया था P अपॉन रो, तो उसकी कैलकुलेशन कितनी आई थी 280 मीटर पर सेकेंड। अभी जो न्यूटन में कैलकुलेशन की है, गामा की वैल्यू कितनी होती है एयर के लिए, स्पेसिफिक हीट Cp ओवर Cv, दिस इज 1.41, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस टर्म वी गेट 332.48, दिस इज वेरी क्लोज,
तो दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड एग्जैक्टली करेक्टेड बाय द लैप्लेस। तो अब से वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगी, दिस इज द एडियाबैटिक इन नेचर एंड इट इज 332 मीटर पर सेकेंड। सो ठीक है, सो फाइनली वी कैन राइट वेलोसिटी इज इक्वल टू 332.5, अगर राउंड ऑफ कर देंगे 48 का, दिस इज 5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, न्यूटन का फॉर्मूला विद लैप्लेस करेक्शन। इसके बाद हम देखेंगे कि ये न्यूटन का फॉर्मूला है, गैस का जो फॉर्मूला किया, गैस में कैलकुलेट किया ना, तो गैस में प्रेशर को बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, डेंसिटी चेंज करने से, ह्यूमिडिटी चेंज करने पे, गैस के पैरामीटर चेंज करने पे क्या ये स्पीड ऑफ साउंड चेंज होगी या नहीं होगी। लेट्स सी द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। ओके, हमने पढ़ लिया फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड का, ठीक है, न्यूटन के बारे में, और न्यूटन के बाद जो उनके जो कुलीग थे लैप्लेस, उन्होंने जो करेक्शन की है उसको भी हम देख चुके हैं। अब ये जो फॉर्मूला है कैसे वेरी करता है, इसमें कौन कौन से वेरिएशंस आ रहे हैं, देखिए सुनिए। पहली बात, अगर मैं बात करूं साउंड की, सॉलिड, लिक्विड और गैस में मीडियम अलग है, सॉलिड अलग मीडियम है, लिक्विड अलग मीडियम है और गैस अलग मीडियम है। जैसे स्कूल में घंटी बजती है तो घंटी बजने से पूरे स्कूल में उसकी जो बेल सुनाई देती है, वो घंटी के लिए आपने देखा होगा, वहाँ पे एक सॉलिड मटेरियल होता है, इट्स लाइक अ राउंड प्लेट, ठीक है, वहाँ पे जब हैमर से उसको हिट करते हैं, पुराने टाइम में, आजकल इलेक्ट्रॉनिक बेल आ रही है वो अलग बात है, पुराने टाइम में क्या होता था, एक ऐसे होता था, राउंड प्लेट होती थी सॉलिड मेटल की, मटेरियल की, जब उस मेटल पे हम हिट करते हैं हैमर से तो वो पूरे स्कूल में आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब है सॉलिड में साउंड बहुत तेज़ चलता है। पानी में आप कुछ बोलोगे या पानी में कोई साउंड को प्रोड्यूस करोगे तो और कम चलता है, ठीक है। तो मीडियम के वेरिएशन से जो है साउंड की स्पीड को इफेक्ट होता है, ठीक है। तो सॉलिड और गैस की जो बात करें वो अलग है, ठीक है, सबसे ज़्यादा तेज़ चलेगा साउंड सॉलिड में, ठीक है। तो अगर मैं गैसेस की बात करूँ, गैसेस के वेरिएशंस अलग हैं, ठीक है। गैसेस के वेरिएशंस कैसे हैं, तो वी कैन राइट, अगर मैं कंपेयर करूँ साउंड, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है सॉलिड में बात करें, सॉलिड में ग्रेटर होती है देन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, और उससे भी ग्रेटर होगी गैस में, ठीक है। तो सबसे कम जो स्पीड है दिस इज इन गैस। ये मीडियम अलग अलग है, पर अगर हम एक ही मीडियम ले, अगर हम गैस की ही बात करें तो गैस में ये कैसे वेरी करती है। और एक बात और, जो स्टील होता है ना, स्टील एक ऐसा मटेरियल है जिसमें साउंड 15 टाइम फास्टर चलता है, सबसे फास्ट चलता है, ठीक है, 15 टाइम फास्टर भी कह सकते हैं कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स, सॉलिड के अदर ऑब्जेक्ट्स, या स्टील में सबसे ज़्यादा तेज चलता है। अभी मैं गैस पे आने वाला हूँ। सो गैस की जो बात है, ठीक है, गैस में कैसे वेरी करता है, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, चाहे वो ट्रांसवर्सल के लिए हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल के लिए हो, दिस इज बी अपॉन रो, या फिर हम लिख सकते हैं इसको प्रेशर डिवाइड बाय रो, ठीक है। इस फॉर्मूले से ही हम सारे फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जब भी मैं स्पीड की बात करूंगा हमने चेक करना है डेंसिटी को, ठीक है, डेंसिटी चेक कीजिए। अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। अगर प्रेशर, ठीक है, अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि वेलोसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वी कैन सी प्रेशर बढ़ेगा वेलोसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी कम होगी। सो फर्स्ट इफेक्ट आते हैं इसमें जो कंपेयर करेंगे डेंसिटी से। इसका पहला जो टॉपिक हमारा हेडिंग रहेगा दिस इज डेंसिटी। डेंसिटी की रिस्पेक्ट कैसे रहेगा, तो हमने लिख ही दिया है, अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज के लिए नीचे को एरो लगाएंगे, दिस इज डिक्रीज, ठीक है। डेंसिटी अगर इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, डिक्रीज इन गैसेस, ओके। इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ऑक्सीजन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला रूट में आएगा, वेलोसिटी की डेंसिटी यहाँ पर आएगी, दिस इज डेंसिटी ऑफ वेलोसिटी, हाइड्रोजन की डेंसिटी ऊपर आएगी, दिस इज डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्योंकि वेलोसिटी जो है डेंसिटी के इनवर्स में आएगी। सो वेलोसिटी डेंसिटी, वेलोसिटी डेंसिटी, ओके। वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू रूट। अगर हाइड्रोजन का डेंसिटी 1 है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 टाइम ज़्यादा होता है, 16 टाइम, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट करेंगे, दिस इज 1/4, सो वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 4। तो अगर
ऑक्सीजन में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड की है, तो हाइड्रोजन में कितनी हो जाएगी? दिस इज 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हाइड्रोजन की डेंसिटी कम होती है, हल्की होती है गैस, और ऑक्सीजन की गैस जो है भारी होती है, तो इसमें जो है वेलोसिटी 1 रहेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी किसमें तेज हुई? हाइड्रोजन में ज़्यादा तेज है कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर। सेकेंडली इज टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है? ठीक है, देखो अगर टेम्परेचर कब बढ़ता है? टेम्परेचर को बढ़ाना है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ, ठीक है, टेम्परेचर से देखते हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होता है? हाउ कैन वी इंक्रीज द टेम्परेचर? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज होता है। कैसे? ये एक कंटेनर में गैस है, दिस इज द गैस, इसको दबाइए, दबाने पे इसका प्रेशर बढ़ेगा। ये गैस पहले यहाँ तक थी, अब ये गैस यहाँ तक आएगी। ठीक है, गैस के लिए इसको दबाने से पहले जो मॉलिक्यूल इतने एरिया में थे, अब सिर्फ इतने एरिया में इकट्ठे हो रहे हैं। अगर इतने एरिया में इकट्ठे हो रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। जब एक कमरे में 5 आदमी रह रहे हैं और एक कमरे में 25 आदमी रह रहे हैं, जब एक ही कमरे में 25 आदमी रहेंगे, मतलब वही आदमी कम एरिया स्पेस में रहेंगे। ठीक है, तो कम स्पेस में ज़्यादा बंदे आने से जो टेम्परेचर है बढ़ जाएगा। तो सिमिलरली ऐसी है, जब इस इतने वाले रूम में, ये देखिए एक रूम है, इस रूम में पहले 10 मॉलिक्यूल रहते थे, जैसे इसको दबाया इस रूम में अब 100 मॉलिक्यूल रहने लगे, तो 100 मॉलिक्यूल एक ही रूम में रहने से टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। सो दिस इज द फॉर्मूला डायरेक्ट। ओके, थर्ड है प्रेशर। प्रेशर के अगर सिर्फ प्रेशर इंक्रीज करें तो कैसे क्या वेरिएशन आएंगे? सिर्फ प्रेशर इंक्रीज करना है हमें। ओके, सिर्फ प्रेशर। अब देखिए, देखने में आ रहा है अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने तो पहले ही लिख दिया प्रेशर के इंक्रीज होने से वेलोसिटी बढ़ जाएगी। पर अकेला प्रेशर इंक्रीज हो रहा, अगर सिंगल सिर्फ प्रेशर ही इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या होगा? ये जो मैंने लिखा है ये थोड़ा कंट्रोवर्सी लग रही है इसमें मुझे। कैसे? ये जो क्या है, देखिए फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था रूट पी अपॉन रो। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर अकेला नहीं बढ़ेगा, प्रेशर के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ रही है। यहीं पर देखिए, हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ने से गैस जो है कम एरिया में आ रही है। पहले ये जो नीचे वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में पहले 10 आदमी रहा करते थे। जब इनको दबाया तो 10 की जगह, पहले इसमें 10 मॉलिक्यूल रहते थे, जब इसको दबाया 10 की जगह अब इतने में 100 मॉलिक्यूल रह रहे हैं। तो सेम वॉल्यूम में अब ज़्यादा मॉलिक्यूल रह रहे हैं, तो इसकी क्या इंक्रीज होगी? तो आंसर है डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। डेंसिटी कैसे इंक्रीज होगी? सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर दो, इसको दबाने से इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इसी वॉल्यूम में, ये जो वॉल्यूम है इस वाली वॉल्यूम में, इसी वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाएंगे। पहले पार्टिकल यहाँ तक थे, यहाँ तक, इतने दूर दूर तक फैले हुए थे यहाँ तक। ठीक है, इनको दबाया, ये वाले पार्टिकल भी इसके अंदर आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने का मतलब है मास इंक्रीज हो गया। और डेंसिटी होता क्या है? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसी वॉल्यूम में मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये समझ में आया? अब देखिए, हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को इंक्रीज करने से डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, दोनों सेम अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है। जितना चेंज न्यूमरेटर के अंदर आ रहा है उतना ही चेंज डिनोमिनेटर के अंदर भी आ रहा है। सो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हैंस वेलोसिटी में क्या आएगा? नो चेंज। ठीक है, वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। अकेले प्रेशर बढ़ने से, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। ओके, देन फोर्थ वन इज व्हाट अबाउट द विंड। हवा की बात करें, हवा भी चलती है। देखिए यहाँ पर एक सोर्स है साउंड का, हियर इज द सोर्स ऑफ साउंड। ओके, ये ऐसे अपनी वेव्स को छोड़ रहा है। अब हो सकता है कि यहाँ से देखिए एयर जो है, यहाँ से इस डायरेक्शन में एयर चल रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड। ओके, तो ये विंड की डायरेक्शन है। इसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं, दिस इज फर्स्ट कंपोनेंट, दिस इज सेकेंड कंपोनेंट। हियर इज द एंगल थीटा। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ विंड, what should be the direction of wind in horizontal? We should write W cos theta, and perpendicular to cos theta what is W sin theta. ओके, तो ये आ गया। अब यहाँ से देखिए वेलोसिटी ऐसे जा रही है, साउंड की वेलोसिटी, दिस इज Vs, ये वेलोसिटी ऐसे जा रही है। जैसे ये वेलोसिटी यहाँ पर जा रही है, जैसे इस विंड में एंटर करती है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगी। इस विंड की वेलोसिटी है 5,
विंड की वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक 5 है, ये पीछे से आ रहा था वेलोसिटी 3। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए, सो v डैश न्यू वेलोसिटी जैसे ये विंड में एंटर करती है, जैसे ये तेज़ चलने वाली हवा में एंटर करती है, तो न्यू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दिस इज वेलोसिटी vs प्लस w cos थीटा। तो w cos थीटा इज द फैक्टर जिसके कारण वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो विंड में ऐसे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट, दिस इज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ओके, सी हियर द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से कैसे इफेक्ट पड़ेगा इसमें, ओके, सो दिस इज 5th वन, ह्यूमिडिटी। ओके, ह्यूमिडिटी क्या होता है, एक मौसम आता है ना जुलाई में, जुलाई अगस्त, सांस लेना मुश्किल होता है उस मौसम में, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, हवा भारी हो जाती है, भारीपन नज़र आता है, पानी की मात्रा जो है ना, जो मॉइस्चर है एयर के अंदर वो बढ़ जाता है। तो इस तरह की एयर को बोलते हैं ह्यूमिड, जिसमें पानी बढ़ गया, पानी का बढ़ जाना। ओके, अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होती है, ह्यूमिडिटी के इंक्रीज करने से ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। पसंद नहीं आया, ह्यूमिडिटी इंक्रीज, डेंसिटी डिक्रीज। ह्यूमिड एयर कौन सी होती है, जिसमें पानी होता है ना, पानी तो भरा होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए यहाँ पर। ओके, दिस इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ओके, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल हैं, दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, दिस इज सेकंड नाइट्रोजन एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन। ओके, अब इसमें पानी कहाँ है, पानी अगर इसके मैं बीच में पानी ऐड करता हूँ, यहाँ पर, इन दोनों के बीच में पानी को ऐड करते हैं, ये भारी हो जाएगा। भारी होने से डेंसिटी को बढ़ना चाहिए, पर हम बोल रहे हैं डेंसिटी कम हो जाएगी। हमने पानी को इसके बीच में नहीं डालना, इस यहाँ पर नहीं डालना पानी को, हम क्या करेंगे, ह्यूमिड एयर को लेके आएंगे, ह्यूमिड एयर जिसमें पानी ज़्यादा है, इसको हटाएंगे, इसको हटाओ, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, पानी को लेकर आओ, तो पानी आ रहा है। जैसे ही यहाँ पर पानी एंटर हुआ, इसकी डेंसिटी देखो, अब देखो डेंसिटी कहाँ है, अगर इसकी डेंसिटी मान लो एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और इसकी डेंसिटी कम होगी नीचे वाले की, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ह्यूमिड कौन है, ह्यूमिड है जिसमें पानी है, नीचे वाला ह्यूमिड है, दिस इज ह्यूमिड। ठीक है, ये ह्यूमिड है, ऊपर वाले में ह्यूमिडिटी कम है क्योंकि पानी नहीं है, H2O, दिस इज द ह्यूमिड। सो ह्यूमिडिटी बढ़ने से, पानी से बढ़ने से डेंसिटी कम होगी। अगर डेंसिटी कम होगी तो यहाँ पर देखिए, डेंसिटी के कम होने से वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो डेंसिटी डिक्रीज होने से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट साउंड की स्पीड के वेरिएशंस इन द गैस। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम करेंगे, जो वेव्स है ये किसी जब इंटरफेस पे स्ट्राइक करती हैं तो वहाँ पर कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम एक रूम के अंदर बैठ के कुछ बोलते हैं या कुछ डिस्कशन करते हैं तो साउंड या तो दीवारें अब्जॉर्व कर लेंगी या दीवार में स्ट्राइक करने से साउंड हमारे पास वापस आ जाएगा, जिसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन, इस तरह के जो साउंड के इफेक्ट हैं ये हम नेक्स्ट सब टॉपिक में करेंगे।